हेलो नमस्कार गुड आफ्टरनून। मैं शिवानी शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में हार्दिक स्वागत करती हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए क्लास में और बताइएगा मुझे कैसे हैं आप सभी लोग। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आपको नहीं होगी, ऐसी मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। बताइए जी। तो आप इंतजार कर रहे हैं, मैं आपका इंतजार मतलब पूरा करने के लिए आ चुकी हूँ। वर्णमाला का आज ये डेमो 3 है, आज ये लास्ट डेमो है। उसके बाद मंडे से ये क्लासेस शिफ्ट हो जाएंगी। कहाँ जी? एप्लीकेशन पे ये क्लासेस शिफ्ट हो जाएंगी। आप सभी को पता है कि जावाज बैच और पराक्रम बैच के डेमोस चल रहे हैं। जावाज बैंक बैच में जो क्लासेस चल रही हैं, सुबह बिहार जीके की, फिर साइंस की, फिर मैथ्स की, फिर पॉलिटी की, ये सब आपको पता है। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए ज्योग्राफी की क्लास अब 4 बजे हो गई है। ठीक है, ज्योग्राफी की क्लास अब 4 बजे हो गई है। अब देखिएगा, हम बात करते हैं पराक्रम बैच। अभी वैसे तो ये बैच 799 रुपए का है, पर अभी आप क्या लगाएंगे? BD20 कोड लगाएंगे तो ये बैच कितने का हो जाएगा? 639 रुपए का हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जाबाज बैच क्या है? तो आप कहेंगे वैसे तो ये 799 का बैच है, ठीक है, लेकिन आप इस पे BP20 लगाएंगे तो आपको ये 639 का मिल जाएगा। ठीक है, और अगर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि हम दोनों ही मतलब बिहार दरोगा और पुलिस दोनों की तैयारी करते हैं, कहीं ना कहीं तो हमारा पक्का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वो कॉम्बो बैच भी ले सकते हैं। कॉम्बो बैच से फायदा क्या होगा? जैसे बिहार पुलिस कांस्टेबल में रीजनिंग नहीं आती लेकिन दरोगा में आती है, तो आपको वो भी पढ़ने को मिल जाएगी। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। हाँ जी, बताओ ना, बात बोलो ना, तभी सुनूंगी। और व्हाट इज दिस? बोलो बोलो, क्या बात है? सिलेबस आप देख लीजिएगा। और आज हम शुरू करते हैं, क्योंकि कल हमने स्वर, हमारा जो स्वर टॉपिक है उसको पूरा कर लिया है वर्णमाला में। वर्णमाला में हमने स्वर टॉपिक पूरा कर लिया है। अरे धन्यवाद जी रूपम, थैंक यू। क्या है? हमने वर्णमाला में क्या स्वर टॉपिक पूरा कर लिया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक क्या मतलब वर्णमाला ही चल रही है, स्वर से अगला क्या आता है? तो हमने देखा है अ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। इसके बाद हमें दो प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर वर्ण देखने को मिलते हैं। और वो वर्ण कौन से हैं? जल्दी से कोई मुझे बता पाएगा? वो वर्ण कौन से हैं? क्या कोई मुझे बता पाएगा? बताओ। एक होता है ये वर्ण, ये वाला ऐसा दिखता है, और दूसरा वर्ण दिखता है, एक वर्ण ये ऐसे दिखता है, और एक वर्ण ये दिखता है ऐसे करके। ऐसे करके दो वर्ण ऐसे होते हैं। ये क्या होते हैं? दो वर्ण होते हैं, एक दिखता है वैसा और एक दिखता है ऐसा। एक पे ये बराबर में दो बिंदी होती हैं और एक होता है ये। इन वर्णों को बेटा जो हिंदी में नाम दिया गया है, वो नाम क्या है? इन वर्णों को जो हिंदी में नाम दिया गया है, वह नाम क्या है? तो आप कहेंगे वह नाम है अयोगवाह। इन्हें हम क्या कहते हैं जी? अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। अधन योग धन वाह, ऐसे करके ये शब्द बना है। कैसे बना है? अधन योग धन वह शब्द से ये बना है। इसे हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। तो क्या होते हैं अयोगवाह? अयोगवाह क्यों कहते हैं इन्हें? इसको बड़े आराम से मैं बताऊंगी और आपको इन्हें समझना होगा। अयोगवाह हम इन्हें क्यों कहते हैं? मैं फास्ट पढ़ाएं बेटा, फास्ट नहीं हो पाता हमसे, देखो। हाँ, वही अर्थ बताऊंगी। अयोगवाह का जो शाब्दिक अर्थ है वह है जो जुड़कर वहन नहीं करते। जो जुड़कर वहन नहीं करते। जुड़कर वहन नहीं करते। वहन नहीं करते मतलब जुड़ के नहीं चलते। ऐसे कर लो, जो जुड़कर वहन नहीं करते। किससे? किससे नहीं जुड़ते मैम? ये ऐसी क्या चीज है जिससे ये नहीं जुड़ रहे हैं? तो आप कहेंगे किससे? तो आप कहेंगे व्यंजन से। जो व्यंजन से जुड़कर वहन नहीं करते वे क्या कहलाते हैं? तो आप कहोगे अयोगवाह कहलाते हैं। मैम व्यंजन से नहीं जुड़ते तो ये किससे जुड़ते हैं?
व्यंजन से नहीं जुड़ते तो ये किससे जुड़ते हैं? बताओ, व्यंजन से नहीं जुड़ते तो ये किससे जुड़ते हैं? बताओ, किससे? व्यंजन से। अगर ये व्यंजन से नहीं जुड़ते तो किससे जुड़ते हैं? बताएं। अच्छा, तो वर्णमाला छोड़ दें? बताओ, वर्णमाला से प्रश्न पहले आए नहीं है बिहार पुलिस कांस्टेबल में? आए नहीं है? हमेशा आए हैं वर्णमाला से क्वेश्चन बिहार पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है, बताइए। जो जुड़कर वहन नहीं करते व्यंजन से उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। मैम आगे बता दो। मैं कहूंगी ये सिर्फ स्वर से जुड़ते हैं, ये सिर्फ स्वर से जुड़ते हैं, स्वर से जुड़ते हैं। मैं अभी आपको मतलब प्रूफ कर दूंगी ये अयोगवाह क्यों है। ये सिर्फ स्वर से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं? लाला बताना जरा। तो कहोगे मैम ये सिर्फ किससे जुड़ते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ स्वर से जुड़ते हैं। मैम कैसे जुड़ते हैं स्वर से? तो मैं कहूंगी जैसे हम कहते हैं शांत, शांत पे अनुस्वार लगा है। अभी मैं इनका नामकरण भी बता दूंगी आपको। जैसे शांत में अनुस्वार लगा है, आप कहोगे मैम ये अनुस्वार शा पे लगा है, किस पे लगा है? बताओ, शा पे लगा है। हम कहेंगे नहीं जी, शा पर नहीं लगा है, ये शा पर नहीं लगा है, ये अनुस्वार लगा है श के साथ जो आ जुड़ा है उस पर। ये जो शा के साथ आ जुड़ा है ये उस पर लगा है। ये कभी भी स्वर से नहीं जुड़ते। ये सदैव किससे जुड़ते हैं? ये सदैव ये कभी भी व्यंजन से नहीं जुड़ते, ये सदैव स्वर से जुड़ते हैं। कोई ऐसा वर्ण आप मुझे बता के दिखा दो जिसमें कोई आधा व्यंजन हो और उस पर ऐसे करके बिंदी लगी हो। किसी भी अधूरे व्यंजन, मतलब किसी भी, बताओ बताओ। तो आप कहेंगे मैम ऐसा कोई वर्ण नहीं मिल सकता आपको। आप कहेंगे ऐसा कोई वर्ण नहीं मिलेगा आपको, ऐसा कोई शब्द नहीं मिलेगा जिसमें स्वर ना हो और उससे क्या जुड़ जाए? उससे अयोग वह जुड़ जाए। जुड़ ही नहीं सकता। अभी एक बच्चा बोला कंकड़, कंकर। तो आप बताओ, कंकर बोला आपने, कंकड़ होता है वैसे वो, कंकड़ होता है वो। तो ये का में जो जुड़ा है ना आ, ये अंग में ये अनुस्वार उस पे लगा है, का पर नहीं लगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे ही अब मैं क्या कहूंगी, इन्हें अलग अलग देखिए तो आ को हम कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं? अनुस्वार। पहले तो मैंने ये बता दिया अयोगवाह क्या है, और इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे, आह को हम कहते हैं बेटा विसर्ग। क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इसे हम कहते हैं विसर्ग। इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं बेटा विसर्ग। समझ गए? कंकण होता है, कंकण ये वाला अड़ा होता है। कंकण होता है एक, जो आप बोल रहे हो वो पानी में फेंकने वाला कंकड़ होता है। वो कंकड़ होता है पानी में फेंकने वाला। एक कंगन जो हम हाथ में बांधते हैं उसे तत्सम में कंकड़ कहते हैं। जो हम हाथ में बांधते हैं, जो लड़कियां पहनती हैं हाथ में, उसे कंगन कह देते हैं तद्भव में, उसे तत्सम में कंकण कहते हैं। बताइएगा। मैम आपने आहा लिख दिया है अंक की जगह। ये सॉरी, आहा नहीं लिखा है, ये मैंने ऐसे करके वो बनाया है विवरण चिन्ह। बताइएगा। इसे हम अनुस्वार कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? विसर्ग कहते हैं। क्लियर? इन दोनों का नामकरण आपने सीख लिया। किससे नहीं जुड़ेंगे? कभी व्यंजन से नहीं जुड़ेंगे, ये सदैव किससे जुड़ेंगे? स्वर से जुड़ेंगे। आगे अगली बात, अनुस्वार का अर्थ क्या है? अब इन्हें अलग अलग देख लेते हैं। अनुस्वार का अर्थ क्या है? अनुस्वार का अर्थ क्या है? तो अनुस्वार होती है अंक की ध्वनि, अंक की ध्वनि। अभी मैं पंचम वर्ण वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगी व्यंजन में आने के बाद, कि व्यंजन अगर पंचम वर्ण क्या होता है, पंचम वर्ण स्वर रहित होता है तो अनुस्वार की तरह प्रयोग होता है। ये जो अंग है बेटा ये अनुस्वार है। अनुस्वार का अर्थ है वह वर्ण जिसकी ध्वनि, वह वर्ण जिसकी जिसकी
जिसकी ध्वनि नाक से आए, नाक से आए, ठीक है, उसे हम अनुस्वार कहते हैं मैम। ठीक है, यहां एक पॉइंट डाल देना क्योंकि वो छूट जाएगा। हालांकि मैंने अभी आपको व्यंजन नहीं पढ़ाया, मैंने आपको पंचम वर्ण नहीं पढ़ाया, अभी पढ़ाऊंगी, इसलिए आप लिख लेना कि पंचम वर्ण यदि स्वर रहित हो, पंचम वर्ण यदि स्वर रहित हो, यदि स्वर रहित हो, स्वर रहित हो, ऐसा नहीं है कि स्वर सहित होगा तो हम अनुस्वार कह देंगे उसे। पंचम वर्ण को अनुस्वार नहीं कहते। आप बोल दोगे पंचम वर्ण को हम अनुस्वार नहीं कहते, ना को अनुस्वार नहीं कहेंगे हम अनुस्वार तब कहेंगे जब वो कैसा होगा जी, स्वर रहित होगा। कैसा होगा? स्वर रहित होगा, उसमें स्वर रहित। अभी मैंने बोला ना ये पंचम वर्ण मैं बताऊंगी, अभी रुक जाओ, बस ये पॉइंट नोट कर लो। मैंने अभी बोला ना पंचम वर्ण बताऊंगी, अगला टॉपिक हमारा, अगला पॉइंट हमारा वर्ण मतलब व्यंजन ही है, तो मैं अभी आपको बताने वाली हूं, उसके लिए अभी आप रुक जाओ, अभी उसके लिए आप रुक जाओ थोड़ा सा, है ना। बस ये पॉइंट लिखना है, स्वर रहित हो तो वह अनुसार की तरह प्रयोग हो जाता है। अनुस्वार की तरह, अनुस्वार की तरह प्रयोग हो सकता है, वो भी हर जगह नहीं, तरह प्रयोग हो सकता है, प्रयोग हो सकता है, वो भी हर जगह नहीं। ये हम संधि में पढ़ेंगे, कहाँ नहीं। ठीक है, अभी इस पॉइंट को ऐसे ही रहने दो, सिर्फ ये डेफिनेशन नोट करो ताकि बताइएगा, ताकि आप आराम से इसको समझ पाए। हम बोलेंगे मैम दूसरा है विसर्ग। दूसरा क्या है? विसर्ग है। क्या है? दूसरा है विसर्ग। विसर्ग, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम आह कहते हैं। इसे हम आह कहते हैं, तो आप कहेंगे इसकी ध्वनि कंठ से आती है। इसकी ध्वनि कंठ से आती है, कंठ से आती है, आती है। इसका उच्चारण इसका उच्चारण आ और आ, अ और हा व्यंजन के मेल की तरह, व्यंजन के मेल की तरह होता है, मेल की तरह होता है, की तरह होता है। जैसे हम कहते हैं ना आह, बताओ, होता है, तो इसे हम आह कह देते हैं, आह, है ना। बताओ भाई, हल चिन्ह व्यंजनों में बताया जाएगा, हल चिन्ह हल चिन्ह ना तो आपको यहां बताया जाएगा, ना तो ही हल चिन्ह स्वरों में बताया जाएगा। ठीक है, हल चिन्ह व्यंजनों में बताया जाता है बेटा, व्यंजन अभी बता देंगे हम, है ना। संस्कृत में व्यंजन को हल ही कहते हैं। ठीक है, अभी बताती हूँ, अभी दोबारा बताती हूँ। जैसे हम बोलेंगे इससे आह बोलते हैं हम, अंग आह बोलते हो या नहीं बोलते हो? अंग आह यही तो बोलते हो, बताओ, अंग आह यही तो बोलते हो, बोलते हो या नहीं बोलते हो? आप बोलोगे बिल्कुल। तो यहां पर जैसे मैंने बोला कंठ, कंठ, तो कन के बाद, क के बाद जो न आया वो नाक से आया, है ना। हम बोलेंगे शांत, बताओ, हम बोलेंगे भ्रांत, भ्रांत। ठीक है, ये सब हमने पहले भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि आप मुझे पढ़े लिखे बालक लग रहे हो, आप मुझे पढ़े लिखे बच्चे लग रहे हो, समझ गए? बिल्कुल, आप मुझे पढ़े लिखे बच्चे तो लग रहे हो, मुझे ये तो पता है आप पहले पढ़ चुके हैं, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, आप पढ़ चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाऊं, बताओ। तो भैया बोरिंग लग रही है तो बेटा मत पढ़ो, इसका एक ही उपाय है, अगर क्लास बोरिंग लग रही है तो बिल्कुल मत पढ़ो, क्योंकि वर्णमाला ऐसी होती है, वर्णमाला ऐसी ही होती है। ठीक है, हाँ जी।
बताओ, है ना? बताइएगा। ऐसे बोर होने वाला टॉपिक होता है बेटा। अब मैं आपको बताऊंगी, इसी में एक चीज और अच्छा है, इसी में एक और चीज है। अब आप मुझे बताइए, क्या अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर आप जानते हैं? मैंने आपको ये बताया। देखो, अंग और अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह क्यों होते हैं? क्योंकि ये व्यंजन से नहीं जुड़ते, ये सिर्फ स्वर से जुड़ते हैं। और स्वरों से जुड़ने की जरूरत नहीं होती, स्वर तो अपने आप में परिपूर्ण है, फिर भी ये जुड़ते हैं। समझो, स्वर अपने आप में परिपूर्ण है, फिर भी ये स्वरों से जुड़ते हैं। अंग आहा हो गए विसर्ग, मैंने आपको बताया कैसे नहीं जुड़ते हैं। फिर मैंने आपको अनुस्वार की डेफिनेशन लिखवाई। अब मैं आपको बेटा, फिर मैंने आपको विसर्ग की डेफिनेशन बताई। अब मैं आपको आगे लेकर जा रही हूं। अब मैं आपको आगे लेकर जा रही हूं, वो ये है कि ये जो अंग है ना, ये जो अंग है ना, आप मुझे बताएंगे कि अनुस्वार और अनुनासिक में क्या आपको अंतर पता है? अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर पता है बेटा? बस इतना बता दो। चलो, मैं और धीमे और आराम से और डिटेल में पढ़ाने की आपको कोशिश करूंगी। क्या आपको अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर पता है? बताइए। कैसे नहीं आ रहा है? अचानक से समझ में आना बंद हो गया आपको? आप बोलो, आपको समझ में कल तक तो आ रहा था, अचानक से अभी तो मैंने कुछ आपको अलग सा बताया भी नहीं है। अभी तो मैंने आपको कुछ अलग सा बताया भी नहीं है। गुड डे। थैंक यू सो मच रॉयल जी, मैं ये कसम खा रहा हूँ, ये बिहार पुलिस में जॉब लेकर रहूंगा। बहुत अच्छा। बताइए, क्या मैंने कुछ आपको अलग से बताया है? हाँ जी। अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है। देखो क्लास, ये है तो क्यों? बताओ। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप क्या कहेंगे कि अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार की जो ध्वनि आती है, अब मैं सीधे सीधे लिखाऊंगी। ध्वनि क्या आती है? ध्वनि नाक से आती है, नाक से। और अगर मैं बात करूं अनुनासिक, इसकी ध्वनि क्या आती है? ध्वनि क्या आती है? तो आप कहेंगे मुख और नाक दोनों से, नाक से, दोनों से। अच्छा, अंतर क्या होता है? देखो जी, ये अनुनासिक है क्या मैम? किसी ने नहीं पूछा अनुनासिक क्या है, मैं बता देती हूँ। ये जो चंद्र बिंदु लगता है ना बेटा, ये जो चंद्र बिंदु लगता है, ये अनुनासिक है। और ये सिर्फ जो बिंदु लगता है, ये अनुस्वार है मैम। और कुछ? हाँ जी, एक अंतर और है इसमें। इसमें एक अंतर, बहुत, हाँ, नया जरूर लग रहा होगा मेरा पढ़ाया हुआ, ये सच बात है। क्योंकि मेरा पढ़ाया हुआ कुछ नया जरूर लग सकता है, गलत नहीं लग सकता। ये मैं आपसे वादा करती हूँ। मतलब फैक्ट तो कम से कम गलत नहीं लगेगा। कैसे लग सकता है? क्वेश्चन में कई बार ऐसे हो जाता है कि टिक गलत हो गया या कुछ ऐसे, समझाना, एक्सप्लेन करना तो गलत नहीं होगा। बताओ, बताइएगा। है ना? नया जरूर लग रहा होगा। अब इसमें इतना नया फैक्ट बताऊंगी जो तुम्हें कभी नहीं पता होगा। बता दूं एक बड़ा नया फैक्ट जो आपको आपको बिल्कुल नहीं पता होगा? बताओ। एक नया फैक्ट और बता दूं? गुड़िया, पढ़ने की कोशिश करो, पढ़ लोगे। एक ऐसा नया फैक्ट, अनुस्वार कहां प्रयोग होता है? तत्सम शब्दों में प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों में, शब्द में। और इसका प्रयोग कहां होता है? इसका प्रयोग कहां होता है? तो आप कहेंगे तद्भव शब्दों में। इसका प्रयोग कहां होता है बेटा? तद्भव शब्दों में। तत्सम क्या होते हैं? तो आप कहेंगे संस्कृत के शब्द। और तद्भव क्या होते हैं? तो आप कहेंगे संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में रूप बदलकर प्रयोग किए जाते हैं। आप ज्यादा भी और भी नहीं समझ पाए, तत्सम भी नहीं समझ पाए, तो लिखो संस्कृत में। किसमें? संस्कृत में। अगर तत्सम भी नहीं समझ पाए तो लिखो संस्कृत में। अगर तद्भव भी नहीं समझ पाए तो लिखो हिंदी के शब्दों में, हिंदी में, हिंदी में। अब बताओ, इससे सरल और क्या करूं तुम्हारे लिए? बताओ गुड़िया, इससे सरल और क्या करूं आपके लिए? बताएं। इससे सरल और क्या पढ़ाऊं आपके लिए?
बताएं। आप बताओ, इससे सरल चाहिए आपको? इससे सरल चाहिए आपको कुछ भी पढ़ने के लिए? मैंने आपको, बताओ, मैंने आपके लिए और सरल भाषा कर दी, क्या इससे भी सरल चाहिए आपको? क्या इससे भी सरल चाहिए? बेटा इस अनुनासिक का नाम हमने रख रखा है चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु। अच्छा, अर्ध चंद्र बिंदु भी आपने सुना होगा। क्या आपने अर्ध चंद्र बिंदु सुना है? बेटा वो तो पढ़ना पड़ता है मैम, कैसे पता चलेगा ये वो तत्सम है या तद्भव है? उसके लिए एक अलग से टॉपिक है तत्सम तद्भव का। उसके लिए एक अलग से टॉपिक होता है तत्सम तद्भव का, उसे पढ़ना पड़ता है, तब हम समझ पाते हैं, है ना? तब हम समझ पाते हैं। क्लियर? बताइए। बहुत बढ़िया जी। हम कहेंगे, क्या आपने अर्ध चंद्र बिंदु पढ़ा है? मैं कहूंगी, मैं आपको अर्ध चंद्र बिंदु दिखा चुकी हूं, लेकिन आपको मैंने बताया नहीं था, क्योंकि जैसे ही मैं आपको अर्ध चंद्र बिंदु कहती कल, आप कहते मैम पहले चंद्र बिंदु तो बता दो। तो बेटा जो ये आगत स्वर होता है ना, आगत स्वर, आगत स्वर, स्वर, इस पर ये जो लगता है ना, ये जो लगता है ना ऊपर चिन्ह, ये जो औ पर चिन्ह लगता है ना, ये, इसे हम अर्ध चंद्र बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध चंद्र बिंदु, क्योंकि इसमें चंद्र तो है, बिंदु नहीं है, तो ये अर्ध चंद्र बिंदु कहलाता है। बताओ क्लियर हो या नहीं? बताओ। क्लियर क्लियर क्लियर, जैसे कॉलेज हो गया, जैसे डॉक्टर हो गया, ऐसे। तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम अर्ध चंद्र बिंदु कहते हैं। बताइए, इसे हम क्या कहते हैं? अर्ध चंद्र बिंदु कहते हैं। समझ गए? मैम आप ये नहीं बता रही हो कौन से टॉपिक से पेपर में आएगा, ये नहीं, बस बेटा इसके लिए आप जाइएगा, अभी बताती हूं मैं। इसके लिए आप जाइएगा RWA स्टेट एग्जाम्स पे, RWA स्टेट एग्जाम्स पे, स्टेट एग्जाम्स पर आइए, है ना, जाइए। वहां पर आप जाकर देखेंगे मैंने सिलेबस की डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। सिलेबस की क्या बना रखी है? डिटेल वीडियो। डिटेल वीडियो मैम मिलेगी कहाँ? मैम मिलेगी कहाँ? तो आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल और जाबाज की एक प्लेलिस्ट बनी होगी, जाबाज बैच की, उसमें मिल जाएगी। बताइएगा। हाँ हो जाएगा बेटा, अब मैं इसको, मुझे उसका सिलेबस नहीं पता ना, BSTC आप जो बोल रहे हो, वो उसका मुझे सिलेबस नहीं पता, इसलिए मैं अभी नहीं बता सकती। बताओ। मैं अभी क्वेश्चंस भी दिखा दूंगी बेटा, अभी तो स्वर कंप्लीट हुआ है, अभी आपका पूरा व्यंजन रह गया है। सिलेबस बताइए, कितने लोग हैं जिनको मतलब इसमें, इससे ज्यादा बेसिक क्या होगा? इससे ज्यादा बेसिक क्या होगा? आपने पहले की 2 क्लासेस ली होंगी तो आपको बेसिक पता चल जाएगा। चलिए, ये हुआ बेटा हमारा अयोग वहा, ये हो गया गुड्डे हमारा अयोग वहा। अब आ जाते हैं हम व्यंजन पर। हाँ जी, सिलेबस मैंने करा दिया है ना? क्लियर? हाँ, SSC GD हो जाएगा, दौड़ जाएगा SSC GD इससे। क्लियर? और जिस दिन ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको PYQ दिखा दूंगी। ठीक है गुड्डे, मैंने PYQ की जो क्लास ली थी उसमें मैंने प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस कराए भी थे, उसमें आपको वर्णमाला के क्वेश्चन देखने भी मिले थे, है ना? ये दरोगा और कांस्टेबल दोनों के लिए है। जब मैंने आपको PYQ सीरीज कराई थी उसमें PYQ में आपको क्या मिले थे? हाँ, टॉपिक खत्म होने पे क्वेश्चन हुआ करेंगे। क्वेश्चन करवा दूं मैम, क्वेश्चन कैसे बिना टॉपिक खत्म करे करवा दूं बेटा? क्वेश्चन तो मैंने आपको PYQ सीरीज में दिखा ही दिए थे ना, है ना? ऐसे। चलो, हाँ टेस्ट भी करवा देंगे बस। अब आ जाते हैं बेटा व्यंजन पर। तो व्यंजन के बारे में हम पढ़ चुके थे, व्यंजन के बारे में हम एक बात पढ़ चुके थे पहली ही क्लास में कि व्यंजन क्या होते हैं। बेटा ये परतंत्र ध्वनियां होती हैं। ये क्या होती हैं? ये परतंत्र ध्वनियां होती हैं, इनकी अपनी कोई ध्वनि नहीं होती। ये किसकी मदद से बोली जाती हैं? ये इनकी ध्वनि अपने आप नहीं उच्चारित हो पाती, ये स्वरों की मदद से बोले जाते हैं। ये किसकी मदद से बोले जाते हैं गुड्डे? ये स्वर की मदद से बोले जाते हैं, है ना? ये स्वर की सहायता से
पढ़े मतलब बोले जाते हैं। ठीक है, बताओ। मंडे टू फ्राइडे होगी, आज तो आपका डेमो है इसलिए हो रही है। ये किसकी मदद से बोले जाते हैं बेटा? ये स्वरों, परतंत्र ध्वनियां होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? परतंत्र ध्वनि कहते हैं। स्वतंत्र ध्वनि नहीं होती है। अब स्वतंत्र और परतंत्र के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूं। मैंने आपको क्या बताया था स्वतंत्र में? मैंने आपको बताया था गुड्डे कि जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुख में प्राणवायु का अवरोध हो उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख में प्राणवायु का अवरोध ना हो तो वहां क्या कहलाती हैं? वे ध्वनियां क्या कहलाती हैं? स्वर कहलाती हैं। अवरोध नहीं, प्राणवायु का, मुख में प्राणवायु का अवरोध नहीं तो स्वर, और प्राणवायु का अवरोध तो क्या हो गया? व्यंजन। बताओ बताओ, है ना? हाँ जी बेटा, बिहार पुलिस का फॉर्म डालेंगे तो बिहार में ही एग्जाम देने जाना होगा, ये कैसी बात है? कभी जाकर तो देखो, बिहार में बहुत प्यारा सा है बिहार, समझे? तो व्यंजन परतंत्र ध्वनियां होती हैं, ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, सहायता से बोले जाते हैं, से उच्चारित होते हैं, उच्चारित होते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। समझ गए? समझ गए, है ना? बताइए, क्लियर? कितनी जल्दी है? बिहार में मत भेजो किसी को, बिहार में मत आओ कोई बाप, टूरिज्म बढ़ाओ अपने यहाँ का। बिहार में बताओ, आई स्टडी ऑल क्लासेस एंड रिवीजन 2 hours डेली, इतना होगा सिलेक्शन 100%। कोई रोक नहीं सकता, सारी क्लासेस ले रहे हो और 2 घंटे रिवीजन कर रहे हो, कोई तुम्हारा सिलेक्शन रोक नहीं सकता। बस इस कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखना। इस कॉन्टिन्यूटी का ऐसा नहीं है कि 3 दिन 4 दिन हफ्ते भर चल रही है कॉन्टिन्यू, मतलब एक बार 3 हफ्ते तक तो हमने पढ़ लिया, 2 हफ्ते तो पढ़ लिया, फिर हम आ गए वही 3 घंटे 4 घंटे पे। इस जो आपका डिसिप्लिन है से बड़ा बनाए रहना। भोजपुरी में बोलिए बेटा, लाला पढ़ ले। देख, अब मैं बता रही तो व्यंजन ध्वनि कितनी है, कितनी है। हमारे यहाँ हम ब्रज नहीं बोलते बेटा, हम भोजपुरी नहीं बोल पाते, ब्रज बोल पाते हैं। तो बिटवा, तो बिटवा, बिटवा, व्यंजन की संख्या कितनी है? व्यंजन कितने हैंगे यो बता दे तू। तो कहियो भैया, व्यंजन कितने हैंगे? बताओ, हैंगे कितने? तो देखो जरा गिन लेते हैं एक बार। तो हम कहेंगे कुछ हैं स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी, या जिन्हें हम कहते हैं वर्गीय व्यंजन। लाला बताइए कितने हैंगे ये? कितने हैंगे? अभी इन्हें डिवाइड करके भी दिखाऊंगी। वर्गीय व्यंजन कितने हैंगे ये बताइए। तो तुम क्या होगे? ये हैंगे 25। अभी ठीक है, इससे ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी। ये हैं कितने? 25, का से माँ तक। अभी बताते हैं। अभी इसमें मैं मूल व्यंजन 33 जो बता रहा हूं ना, अभी इसमें मूल और संयुक्त भी हटा दूंगी, ठीक है? उसके बाद हम कहेंगे अंतस्थ व्यंजन कितने हैं बेटा? अंतस्थ व्यंजन, व्यंजन, तो आप कहेंगे मैम ये हैं कितने? 4। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। उसके बाद आप कहोगे मैम ऊष्म व्यंजन कितने हैं? ऊष्म व्यंजन, अभी इनका नामकरण क्यों हुआ ये सब भी मैं बताने वाली हूं, इसलिए अभी कमेंट बॉक्स में ये चीख पुकार मत बताना है, ये ऊष्म क्यों है, ये अंतस्थ क्यों है, ये मत बताना, ये वर्गीय क्यों है ये मत बताना, ये मत पूछना, ठीक? ये भी कितने हैं? 4 हैं। बेटा इन तीनों को मिलाकर ये जो 33 होते हैं इन्हें हम मूल व्यंजन कहते हैं। मूल व्यंजन का अर्थ क्या है? वे व्यंजन जिन्हें हम तोड़ते नहीं, जो किसी अन्य व्यंजन के मेल से नहीं बने, जो किसी अन्य व्यंजन के मेल से नहीं बने, जिनका और खंड नहीं हो सकता। इसीलिए इन 33 को हम क्या कहते हैं गुड्डे? मेल व्यंजन, मूल व्यंजन कहते हैं। इन 33 को हम क्या कहते हैं जी? मूल व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल व्यंजन। तो आपने जो 33 बताया ये बिल्कुल सच बात है। अगर कोई आपसे पूछे कि मूल व्यंजन कितने हैं तो कहना 33। कितने हैं जी? 33 है। आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आप बोलेंगे, इसके बाद आप बोलेंगे मैम इसके बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन। इन संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है?
संयुक्त व्यंजन। तो बेटा वैसे तो संयुक्त व्यंजन बहुत सारे बन सकते हैं हिंदी में, लेकिन लेकिन वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन को स्थान मिला है। कितने संयुक्त व्यंजन को स्थान मिला है बेटा? 4 संयुक्त व्यंजन। 2 हैं संयुक्त, 2 हैं। कोई किसने बोला संयुक्त 2 हैं जी? संयुक्त तो 4 है। छात्रा ज्ञासरा 4 है ना, 4 है ना जी? कितने हैं? 4 हैं। ठीक है। इसके अलावा 2 है बेटा उत्क्षिप्त व्यंजन। ये मैं उसी क्रम में लिख रही हूं जिस क्रम में ये वर्णमाला में है। 2 क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन है। उत्क्षिप्त व्यंजन कितने हैं जी? तो आप कहना 2 हैं, 2 हैं। ठीक है। और उसके बाद अभी फिलहाल में क्या हुआ है? फिलहाल क्या हुआ है? हाँ जी, बिहार में ही पेपर देने जाना पड़ेगा। रूपेश राजपूत जी, आप चाहते हैं मैं आपका नाम लूं तो मैंने आपका नाम लेकर बता दिया कि बिहार पुलिस का पेपर बिहार पुलिस में ही देना पड़ेगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर उत्तर प्रदेश में ही देना पड़ता है। अब आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो बहुत अच्छा लग रहा नहीं है ना, देखने में भी ठीक नहीं लग रहा। बाकी बच्चों को भी मैसेज करने दो। उत्क्षिप्त व्यंजन कितने हैं? 2 हैं। और बेटा अभी अगस्त 2024 में हमारी वर्णमाला को मिला है एक विशिष्ट व्यंजन। क्या मिला है? विशिष्ट व्यंजन, जिसकी संख्या है 1, जिसे हम अल कहते हैं। और ये सब मैं अभी आपको हाथ से लिखकर दिखा दूंगी। विशेष ध्वनि नहीं, विशिष्ट व्यंजन। ठीक है। क्या कहते हैं? विशिष्ट व्यंजन। क्लियर? तो अब वर्णमाला में पूरी संख्याएं कितनी हो चुकी हैं? कितनी हो चुकी हैं? तो आप कहेंगे मैम सारी संख्याएं हो चुकी हैं 53 वर्ण। 53 में 11 स्वर और 3 और 2 अयोग वहां हम निकालेंगे तो 13 निकाल देंगे। 40 व्यंजन ये हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 40। 33 और 4 कितने हो गए? 33 और 4 37 और 2 38, 37 और 2 39 और 1 40। तो 40 व्यंजन हो चुके हैं। पर कभी भी आपसे प्रश्न जब भी आएगा मूल व्यंजन कितने हैं, तो आप कहना 33 है। कोई आपसे कहेगा वर्णमाला में मूल व्यंजन कितने हैं, तो सदैव 33 आंसर देना। कितने आंसर दोगे? 33 आंसर दोगे। शुरुआत करेंगे वर्गीय व्यंजन से। इन्हें वर्गों में क्यों बांटा गया? इससे भी इन्हें वर्गों में क्यों बांटा गया है, सबसे पहले तो ये देख लो। बताइएगा। कुछ हैं स्पर्शी व्यंजन, जिन्हें हम क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्शी कहने के पीछे भी इनके एक लॉजिक है, और वर्गीय कहने के पीछे भी इसमें एक लॉजिक है। वर्गीय व्यंजन दोनों के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है ही है। ठीक है ना? बताओ क्या लॉजिक है, कौन बताएगा? स्पर्शी व्यंजन ये वे व्यंजन हैं जिनका उच्चारण के समय श्वास वायु मुख के किसी अंदरूनी अंग को, अंदर के अंग को छूती हुई, टच करती हुई, हम कह सकते हैं स्पर्श करती हुई निकलती है। क्या करती है? स्पर्श। ताड़न जात उत्क्षिप्त में बताएंगे भैया। उत्क्षिप्त व्यंजन के नीचे जो एक बिंदी लगती है उसे ताड़न जात चिन्ह कहते हैं। अभी रुक जाओ, है ना? बताओ, बताइएगा। मैं, मेरे स्मार्टफोन नहीं है, दूसरे के फोन से पढ़ाई कर रही हूँ बेटा। मुझे 60 क्लासेस लगेंगी मिनिमम हिंदी में। 60 क्लासेस मुझे लगी जाती हैं। वर्गीय व्यंजन क्यों है? क्योंकि इसमें बेटा एक ही उच्चारण स्थान से बोलने वाले वर्णों को वर्गों में विभाजित कर दिया गया है। मैंने क्या बोला? मैंने आपसे बोला कि वर्गीय व्यंजन क्या है? वर्गीय व्यंजन क्या है? तो आप बोलेंगे कि एक ही उच्चारण स्थान से बोलने वाले वर्णों को एक वर्ग में रख दिया गया है। जैसे मैं शुरू करती हूँ, ये 25 वर्गीय व्यंजन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, अंगा। ठीक है। का, ख, ग, घ, अंगा। च, छ, जा, झा, अया। टा, ठा, डा,
ढा, अणा, ठीक, ता, था, दा, धा, ना, और अंतिम है वर्ग पा, फा, पा, फा, बा, भा, मा। मैम ये 25 वर्गीय व्यंजन है। मैं कहूंगी हाँ जी यही 25 वर्गीय व्यंजन है, यही 25 वर्गीय व्यंजन है। ठीक है ना, ठीक है, बताएं, यही 25 वर्गीय व्यंजन है। ओके, ये क्या हुआ, डांस कर गया ये तो बेटा, बताओ, यही 25 वर्गीय व्यंजन है। क्लियर, बताएं, आप बोलेंगे बढ़िया। क्यों है, क्यों है बेटा ये वर्गीय व्यंजन? क्योंकि इसमें ये जो वर्गों में बटे हुए हैं, ये कौन कौन से वर्ग में बटे हुए हैं पहले तो ये देख लो। देखो, आप बताओ, आपके घर में जो सबसे बड़े होंगे वही सबसे आगे रहते होंगे, है ना? जो सबसे बड़े होंगे वो सबसे आगे होंगे। जैसे आपके जो दादाजी होंगे, जिसके घर पे दादाजी हैं वो, और जिसके यहाँ पे पिताजी हैं वो, इनका ट्रिक बता दूंगी, रुक जाओ, ट्रिक ही बता रही हूँ। जो पापा जी हैं वो, या फिर जिसके यहाँ पे बड़े दादाजी हैं वो, तो उन्हीं के नाम पे परिवार का नाम चलता होगा। तो इसमें जो सबसे आगे है, जो सबसे आगे है, जो सबसे आगे है, उसी के नाम पे पूरे वर्ग का नाम पड़ गया है। उसी के नाम पर क्या पड़ गया है? पूरे वर्ग का नाम पड़ गया है। पड़ गया है कि नहीं पड़ गया है? जैसे का के नाम पर ही पूरा वर्ग हो गया, तो इसे हमने क्या कहा? का वर्ग। इस पूरे इन पांचों को मिलाकर क्या बनता है? का वर्ग बनता है। क्या बनता है बेटा? का वर्ग बनता है। इस पूरे को का नाम किस पे बड़ा है? इसे हम कहते हैं च वर्ग। हालांकि व्यंजन पर हलंत लगता है, लेकिन फिर उसका उच्चारण ठीक से नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने यहां पर हलंत नहीं लगाया है। ठीक है, बताओ। अब आप कहेंगे ये जो टा वर्ग है ना, टा वर्ग, इसको क्या बोलते हैं? टा आगे है तो इसे हम बोल देते हैं टा वर्ग। मतलब जितने लोग हैं इसमें वो सब टा वर्ग, टा फैमिली के मेंबर हैं। जैसे आप फैमिली के मेंबर लगा लेते हो ना, ये उसी फैमिली के मेंबर हैं। बताइएगा, जैसे मैं बोलूं यहाँ पे ता वर्ग, तो ये पूरे ता फैमिली के मेंबर हैं, क्योंकि ता इनके आगे खड़ा है, ये क्या है? ता वर्ग है। ठीक, ये जो पा आगे खड़ा है तो ये सब पा फैमिली के मेंबर हो गए, तो ये पा वर्ग कहलाता है। ठीक है बेटा, अब वर्ग क्यों कहलाता है? क्योंकि जो उच्चारण स्थान पा का है वही उसके परिवार के अन्य 4 सदस्यों का भी है। उच्चारण स्थान पे अभी आएंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं, स्पर्शी क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हें बोलते हुए मुख से कोई ना कोई, मतलब मुख के किसी ना किसी भाग को प्राणवायु स्पर्श करती है। ठीक, बताइएगा, क्लियर? बहुत बढ़िया। वर्गों का नाम इनके नाम पे क्यों पड़ा भैया? जो सबसे आगे होता है उसके नाम पे वर्गों का नाम पड़ गया है। अब हम जानते हैं ये सब एक ही वर्ग में क्यों आते हैं। ये एक ही वर्ग में आते हैं इनके उच्चारण स्थान के आधार पे। तो ये उच्चारण स्थान के आधार पर सेम वर्ग में आते हैं। जैसे का वर्ग का उच्चारण स्थान जो है वो उस पूरे, जैसे जो का उच्चारण स्थान है ना बेटा, मान लो का हा से उच्चारित होता है तो ख ग घ अंगा, सबका उच्चारण स्थान एक ही होगा। अब आप आ गए ट्रिक पे। हाँ जी, अब आप आ गए ट्रिक पे। हाँ, कुछ फेमस भी है, कुछ हम कह भी सकते हैं। ये ट्रिक भी अच्छी है, जैसे हम कहते हैं, जिसे आप लोगों ने याद रख रखा है KTM 2 से। तो का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है बेटा? कंठ होता है। का उच्चारण स्थान क्या होता है जी? कंठ होता है। बिल्कुल हो जाएगी SSC GD की हिंदी, कितनी बार पूछोगे इसे, हो जाएगी। समझ गए? हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, ऐसे ही तुम मुझे चने के झाड़ पे चढ़ाते रहो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चना, अब चना हो भी नहीं रहा, मौसम भी नहीं है चने का, तुम बस झाड़ उगाते रहो ऐसे, है ना? चा वर्ग, आप बोलेंगे इसका उच्चारण स्थान तालु होता है।
ता वर्ग का उच्चारण स्थान बेटा मूर्धा होता है। और जिसे उच्चारण स्थान समझ नहीं आ रहा हो, कल का डायग्राम देख लेना, जब मैं तालु के आधार पे मैंने एक मुखड़ा बना के बताया था उच्चारण स्थान कैसा होता है। हम कहेंगे मूर्धा है अब, और मैं बना के दिखा दूंगी फिर से क्या जाता है। इसका उच्चारण स्थान ता वर्ग का दंत है और पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। मैम कैसे होता है उच्चारण स्थान, तो मैं बता दूं आपको। जैसे मान लो ये एक व्यक्ति है, ये इसके ओष्ठ हैं। बताओ, ये एक व्यक्ति है। एक तो मेरा डायग्राम इतना बढ़िया बनते हैं कि मुझे खुद ही बनाने में शर्म आ जाती है। ये एक व्यक्ति है, बताओ, ठीक है। इसके हृदय, ये इसका कहीं ना कहीं इसका आगे कहीं हृदय होगा। बताओ, ये ग्रीवा से आगे यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे इस साइड में हृदय बना हुआ होगा। मन से जब विचार निकलेंगे तो वे मुख के जरिए ही तो बाहर आएंगे। ये हमारी जीवा है, ये हमारी जीवा है। तो मुख का जो पहला स्थान होगा जहां विचार जाएंगे उसे हम कंठ कहते हैं। तो नंबर 1 पर विचार जब जाएंगे, ये विचार चल रहे हैं मान लो यहां से, तो नंबर 1 पे कंठ आएगा, ठीक है। कंठ से ऊपर का जो स्थान होता है कहते हैं ना तालु, तालु। बताओ, जो बच्चे तोतले होते हैं ना तो कहते हैं इसका तालू निकला हुआ है, इसका तालू साफ नहीं है, है ना। तो उससे ऊपर का स्थान बेटा तालू कहलाता है, तालू कहलाता है। यहाँ होठों के अंदर कहीं दांत होते हैं पीछे को, तो आप कहेंगे ये दंत है, ये दांत है, दंत है। और तालू और दांतों के बीच होता है मूर्धा का स्थान, और अंत में होते हैं ओष्ठ। बताओ, अंत में होते हैं ये ओष्ठ। ओष्ठ कितने ज्यादा खराब बन गए हैं, बस पूछो मत। ये होते हैं ओष्ठ व्यक्ति के, ठीक है। ये हो जाएंगे ओष्ठ, ये स्थान क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएंगे ओष्ठ, और ये है दंत। तो अंतिम उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। ओष्ठ से बाहर तो ध्वनि फिर वापस आ जाती है। तो वही क्रम, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, चौथा दंत और पांचवा ओष्ठ। आप इस तरह भी याद कर सकते हो। अगर आपको KTM 2 याद है, आप KTM 2 भी लगा सकते हो, आप KTM 2 भी लगा सकते हो। समझ गए? बताओ, क्लियर? तो ये उच्चारण स्थान आप ऐसे भी लगा सकते हो कि मुख से सबसे पहले कंठ में आएंगे विचार, फिर उससे ऊपर तालु, फिर उससे ऊपर मूर्धा, फिर दांत, और अंत से होठों से बाहर निकल जाएंगे। क्लियर? बताइए। मैम बैच में रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा बेटा, लाइव पढ़ाएंगे, बाद में वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा, है ना। बताओ, क्लियर? क्लियर क्लियर क्लियर, आप बोलेंगे बहुत बढ़िया। इतना आपको क्लियर हो गया। अब जब हम उच्चारण स्थान की बात कर ही रहे हैं, क्योंकि हम उच्चारण स्थान की बात कर ही रहे हैं बेटा, तो क्यों ना हम अभी अंतस्थ और ऊष्म का उच्चारण स्थान भी कर लें। अंतस्थ व्यंजन, हाँ जी, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं बेटा संख्या में? अंतस्थ कितने होते हैं? अंतस्थ होते हैं बेटा 4। एक होता है या, रा, ला, वा। अंतस्थ होते हैं 4, या, रा, लावा। और ऊष्म होते हैं बेटा कितने? 4। ऊष्म क्यों कहते हैं? इन्हें बोलते हुए मुख से क्या निकलती है? गर्म हवा बाहर आती है, इसीलिए इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। शा, शा, सा, हा। समझ गए? ये 4 होते हैं कितने? ऊष्म व्यंजन। ये 4 होते हैं क्या? ऊष्म व्यंजन। बताइए, ये 4 क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। अब इन्हें मैंने साथ में क्यों लिया उच्चारण स्थान के लिए? बेटा ये 2-2 के जोड़े में बांट लो। या और शा को एक जगह रख लो, रा और शा को एक का एक उच्चारण स्थान होता है, ला और सा का एक उच्चारण स्थान होता है। ला और सा का एक उच्चारण स्थान होता है। या और शा का उच्चारण स्थान क्या होता है बेटा? तो इसका उच्चारण स्थान होता है तालु। हाँ, अल्प प्राण और महाप्राण आज ही बता दें, प्राणवायु के आधार पर भी बताएंगे, घोष कंपन के आधार पर भी बताएंगे, इनके अलग अलग नाम भी बताएंगे, है ना। प्रकंपित व्यंजन क्यों है, लुंठित व्यंजन क्यों है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्यों है, उत्क्षिप्त व्यंजन क्यों है, ये सब बताएंगे, है ना। ये
सभी बताएंगे। अल्प प्राण महाप्राण जिसे बोलते हुए मुख से ज्यादा प्राणवायु बाहर आए वो महाप्राण है, जिसके उच्चारण में मुख से कम प्राणवायु बाहर आए वो अल्प प्राण है। पर क्या करना है बेटा, पर हमें थोड़ा क्या करना है, सब्र करना है। देखो अगर बहुत तेज पढ़ोगे एकदम तो कोई भी कुछ भी नहीं पढ़ा सकता, एक क्रम होता है पढ़ाने का, तो उस क्रम से हम आपको पढ़ा देंगे। अब आप ये कहो कि मैम नहीं आज ही सब पढ़ा दो, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है, क्रम चल रहा है क्रम से होगा। तो इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। रा और शा दोनों का उच्चारण स्थान बेटा मूर्धा होता है। और मैं बात करूं ला और सा, इन दोनों का उच्चारण स्थान दंत होता है। इन्हें वर्तस्य व्यंजन भी कहते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी। सरला बताइए। बहुत बढ़िया, बताइएगा। क्लियर। अब हम कहेंगे मैम इनका और इनका उच्चारण स्थान क्या है। देखो हा को हम कहते हैं काकल्य व्यंजन। काकल्य व्यंजन आपने देखा होगा, जब कोई व्यक्ति हंसता है तो उसके काक से हा की आवाज आती है, इसीलिए इसे काकल्य व्यंजन कहते हैं। अगर जो काक ना मिले ऑप्शन में तो इसका उच्चारण स्थान फिर कंठ माना जाएगा, क्योंकि काक कहाँ होता है, कंठ में ही होता है। काक कहाँ होता है जी, कंठ में ही होता है। और वाह एकमात्र ऐसा व्यंजन है मूल व्यंजन में जो दो उच्चारण स्थान जिसको लगते हैं, इसे हम दंतोष्ठ कहते हैं, जिसे हम दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। दंतोष्ठ क्यों, जब भी आप वा का उच्चारण करेंगे तो आपके ऊपर वाले दांत नीचे वाले होंठ में लग जाएंगे, तो इसे हम दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण क्या है, दंत और ओष्ठ दोनों है। इसका उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों है। क्या आप समझ पा रहे हो, क्या आप समझ पा रहे हो, बताओ। आपको नहीं आ रहा होगा बेटा, ऐसा नहीं है किसी को नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है किसी को समझ नहीं आ रहा। यहां वो वाले बच्चे हाथ खड़ा करना जिन्हें समझ में आ रहा है, जल्दी से बताओ। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कितनों को समझ में आ रहा है। यहाँ पे वो भी गुड्डे होंगे बेटा, जिन्हें जिन्हें समझ में आ रहा है एक छोटा सा दिल बना के भेजना कमेंट बॉक्स में। जिन्हें समझ में आ रहा है वो सारे दिल बना के भेजो या हाथ खड़ा कर दो, कुछ भी कह दो, बताओ। देख लो जी, देख लो जी, देख लो जी। तो सबको समझ में आ रहा है। आप अगर अचानक से आपने पहली दो क्लासेस नहीं ली और आप इस क्लास में आए हैं, आपको समझ नहीं आएगा। क्लियर, आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो अभी मैंने बेटा इनके उच्चारण स्थान आपको बताए हैं। जब मैं संयुक्त पे जाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी संयुक्त क्योंकि दो वर्णों के संयोजन से मिलता है, तो फिर क्या होगा, तो क्या होगा, तो उसके उच्चारण स्थान भी दो मिलेंगे। जैसे हमने संयुक्त स्वर के उच्चारण स्थान दो देखे थे, ऐसे ही संयुक्त व्यंजन को भी दो उच्चारण स्थान लगेंगे, ये हम आपको बताएंगे। क्लियर, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, है ना। अब एक बार रिवाइज करा दें जो जो हमने पढ़ा है, जो जो हमने पढ़ा है उसको एकदम रिवाइज कर ले, बताइए। अरे धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, बताओ। तो हमने आज पढ़ा है क्या, हमने पढ़ा वर्णमाला, हमने शुरू किया, हमने कहा दो अयोगवाह होते हैं वर्णमाला में, बताओ। दो अयोगवाह होते हैं वर्णमाला में, क्वेश्चन करा देंगे आपको। चलिए मंडे में आपको एप्लीकेशन पे सबसे पहले क्या कराएंगे, क्या कराएंगे, क्वेश्चंस ही करा देंगे, ठीक है, थोड़े से क्वेश्चंस करा देंगे, बताओ। एक बार दोबारा देखना आ जाएगा, ठीक। चलिए हमने देखा अंग और आह दो अयोगवाह होते हैं। अंग को हम अनुस्वार कहते हैं, आह को हम विसर्ग कहते हैं। अयोगवाह इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कभी भी व्यंजन से नहीं जुड़ते, ये सदैव स्वर से जुड़ते हैं, ठीक है। फिर हमने आपको बताया अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर क्या है, फिर हमने आपको बताया अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर क्या है। अनुस्वार की ध्वनि नाक से आती है और आप क्या कहेंगे, अनुनासिक की ध्वनि किससे आती है, नाक और मुख दोनों से ही
आती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। व्यंजन क्या है? परतंत्र ध्वनि है। वो वाला पेज कहाँ गया मेरा? हाँ ये रहा ना, मैं वही कह रही, मैंने तो विसर्ग और अनुस्वार की डेफिनेशन भी लगाई है। अनुस्वार क्या है? वे वर्ण जिनकी ध्वनि नाक से आती है, इन्हें हम पंचम वर्ण कहते हैं। और पंचम वर्ण भी, सॉरी, पंचम वर्ण भी अगर स्वर रहित हो तो अनुस्वार की तरह प्रयोग हो जाते हैं। ठीक है, विसर्ग क्या है? इनकी ध्वनि कंठ से आती है, इनका जो उच्चारण होता है अ और हा व्यंजन के मेल की भांति इसका उच्चारण होता है। आगे बढ़ेंगे। व्यंजन क्या है? ये परतंत्र ध्वनियां हैं, ये स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। किसकी? स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। व्यंजन फिलहाल कितने हैं हमारे पास में? तो 40 व्यंजन है। 40 व्यंजन है। मूल व्यंजन हमसे पूछे जाते हैं तो हम 33 आंसर देते हैं। मूल व्यंजन हमसे पूछे जाते हैं तो 33 आंसर देते हैं। बेटा टेलीग्राम पे पूछ सकते हो आप। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। स्पर्शी व्यंजन कितने हैं? 25 है। उनके बारे में बताया। स्पर्शी क्यों है? क्योंकि प्राणवायु मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है। साथ ही कैसे हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या है, वो भी आ गया। चलिए, एक बार जिसे कम समझ में आया हो बेटा एक बार और देख लीजिएगा। वैसे तो कम समझ में आने वाली बात नहीं थी, मैं बहुत धीमे पढ़ाती हूँ। तो मैं मिलती हूँ आप सभी से कब? मंडे में। मंडे में नहीं मिलूंगी। मंडे में मेरी एक उत्तराखंड के लिए मैराथन है। मैं मिलूंगी आपसे ट्यूसडे में दोपहर 2 बजे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय बाय। धन्यवाद।